हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर का डे नंबर 5 है और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हम लोग केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 4 लेक्चर्स में जो भी पढ़ाई किए हैं अब उसको चेक करने का टाइम आ गया है कि हम लोग कैसे पढ़े हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से हर एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिगर बनाएंगे और कैसे सॉल्व होगा हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये अपना पहला सवाल है, ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया सवाल है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब बोल रहा है कि ये एक टावर है, ठीक है, और ग्राउंड के 2 पॉइंट से इस टावर के टॉप पे देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। पहले इस फिगर को अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे हैं, जितना डेटा बोल रहा है यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप पे देखा जा रहा है और ये दोनों पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो 5 मीटर की दूरी पे है और जो दूसरा पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पे है टावर से, ठीक है। तो यहां से एक बार देखा जा रहा है और एक बार यहां से देखा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो जो BC का डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। एंड जो BD का डिस्टेंस है, ये जो BD है ये 20 मीटर के इक्वल है, ये 20 मीटर के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब एक टावर है, 2 पॉइंट से जो कि 5 मीटर और 20 मीटर के डिस्टेंस पे वहां से देखा जा रहा है टावर के टॉप पे। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बहुत सिंपल सा होता है, अगर 2 एंगल्स को जोड़ने पर अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आता है तो दोनों जो एंगल्स हैं वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एंगल x और एंगल y को अगर आप ऐड करते हो, अगर इसका वैल्यू 90 के इक्वल आता है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहां से अगर आप लिख लो एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी सेम यही काम मेरे को यहाँ पे भी करना होगा। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि पॉइंट सी से और पॉइंट डी से स्टॉप पे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 के इक्वल वैल्यू आना चाहिए। यानी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर आपको मिलेगा तब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। तब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स सी पे हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे 90 माइनस थीटा अगर आप एज्यूम करते हो तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको 90 मिल जाएगा। देखो आप सी पे थीटा एज्यूम किए हो तो थीटा प्लस डी पे 90 माइनस थीटा एज्यूम किए हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा होगा तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको 90 मिल जाएगा। मतलब सी और डी को ऐड करने पे 90 डिग्री इक्वल वैल्यू मिल रहा है। मतलब एक एंगल थीटा होगा और दूसरा 90 माइनस थीटा बोलोगे तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है। ये टावर है
और हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा था, तो इसको हम लोग एच मीटर बोल देंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमको दो राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे दिख रहा है, एक ट्रेंगल ए बी सी और दूसरा अपने पास राइट एंगल ट्रेंगल है ट्रेंगल ए बी डी। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग 1/1 करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं एंड जो भी अपने पास डेटा निकल के आएगा उसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से हाइट ऑफ द टावर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंगल ए बी सी में हम लोग टेन थीटा को यूज करते हैं बिकॉज इसका परपेंडिकुलर एच है और इसका जो बेस है वो हमको 5 मीटर के इक्वल दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल ए बी सी में टेन थीटा को यूज करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं ट्रेंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो पी बाई बी की क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है जिसको हम लोग एच बोले हैं, तो ये एच हो जाएगा और बी सी का वैल्यू हमको 5 दिया था तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल के ऐसे ही रहने दो। अब जो अपने पास दूसरा वाला ट्रेंगल है उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा वाला अपने पास जो दूसरा वाला ट्रेंगल है ये राइट एंगल ट्रेंगल है ट्रेंगल ए बी डी। अब इसमें हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे, ट्रेंगल ए बी डी। ठीक है, ट्रेंगल ए बी डी, तो इसमें हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बाई बी डी हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी बाई बी डी हो जाएगा, लेकिन थीटा के प्लेस पे हमको 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे थीटा रख दिए हैं, यहाँ पे हमको 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, 10 है 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हम लोग एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े हैं 10 90 माइनस थीटा जिसका वैल्यू कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब हम लोग 10 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ध्यान से ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 10 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉट क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉट थीटा लिख देंगे और ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है जिसको हम लोग एच बोले हैं और बी डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 20 के इक्वल। ठीक है, तो इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। ठीक है, यानी अपने पास इक्वेशन 1 आया है जिसमें टेन थीटा का वैल्यू कुछ दिया है और इक्वेशन सेकंड आया है जिसमें कॉट थीटा का वैल्यू कुछ दिया है और हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा था। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। आप मैक्सिमम इक्वेशंस को सॉल्व करते होगे तो आप देखोगे कि दोनों इक्वेशन को या तो हम लोग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। तो सवाल ये है कि हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात को पहले ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला अपने पास इक्वेशन दिया है वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई 5, ये पहला इक्वेशन है। जो अपने पास दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई 20, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, आपने रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखा होगा, वहां पे आपको बताया गया था कि कभी भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 के इक्वल आएगा, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग इसको भी पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो बनेगा उसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद से अपने पास ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें केवल एच वेरिएबल होगा, वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एलिमिनेट होकर खत्म हो जाएगा। तो वहां से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास हाइट ऑफ द टावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन हम लोग 2 करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई 5 इंटू एच बाई 20 हो जाएगा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के प्लेस पे हम लोग 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू
1 इज इक्वल टू h/5 इंटू h/20 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू √100 हो जाएगा। और यहां से आप h का वैल्यू 10 मीटर के इक्वल लिख सकते हो, और h क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है, आप देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनते हो तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री पर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट लगता हुआ दिखेगा अगर वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हमको पता होना जरूरी था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1090 माइनस थीटा का वैल्यू कॉट थीटा के इक्वल होता है, ये भी हमको पता होना जरूरी था। उसके बाद से 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ये भी पता होना जरूरी था। यानी आप देख रहे हो कि ये जो चैप्टर है ये कितना डिपेंडेंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी अपना सेकंड क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमसे 3 सवाल पूछा है यहाँ पे कुछ पैराग्राफ देके। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, एंड देन क्वेश्चंस पे आएंगे उसको देखेंगे। बोल रहा है द लीडर inclined at the angle of 60 degree to the horizontal is leaning against the wall of the terrace of the building Y। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि आपको यहाँ पे 2 बिल्डिंग दिया हुआ है, एक AP एक बिल्डिंग है जिसको बिल्डिंग Y बोला गया है, और एक CR बिल्डिंग है जिसको बिल्डिंग X बोला गया है। ठीक है, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कोई एक पॉइंट O है जहां से एक सीढ़ी लगाया गया है। ठीक है, तो बिल्डिंग Y के टॉप पे सीढ़ी लगाया गया है जो कि 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन बना रहा है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। द लीडर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज लेनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टेरिस ऑफ द बिल्डिंग Y। मतलब पॉइंट O से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिल्डिंग Y पे सीढ़ी को रखा जा रहा है। तो उसके बाद से क्या बोल रहा है, द फुट ऑफ द लीडर इज केप्ट फिक्स्ड एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मेक टू लीन अगेंस्ट द terrace of the opposite building X and the angle of 45 डिग्री विथ द ग्राउंड। उसके बाद से सेम इसी सीढ़ी को अपोजिट बिल्डिंग पे यानी कि बिल्डिंग X पे इसको रखा जा रहा है। तो ये जो सीढ़ी है ये 45 डिग्री के एंगल इस वाले बिल्डिंग से बना रहा है। ठीक है, बोथ द बिल्डिंग्स along with the foot of the ladder fixed at O and is ए स्ट्रेट लाइन। मतलब इस सीढ़ी को पॉइंट O से फिक्स कर दिया गया है। मतलब सिंपल सा सवाल आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे से अगर समझा जाए तो क्या बोल रहा है, 2 बिल्डिंग दिया है, एक बिल्डिंग को बिल्डिंग X बोला है, दूसरे को Y बोला है, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक कोई पॉइंट O है, यहाँ पे एक सीढ़ी को रखा गया है। तो एक बार बिल्डिंग X पे इस सीढ़ी को रखा जा रहा है और सेम उसी सीढ़ी को उलट के एक बार बिल्डिंग Y पे किया जा रहा है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके सामने है 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखते हैं कि सवाल हमसे पूछा क्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्डिंग Y का आपको हाइट भी दे दिया है। अब सवाल देखते हैं, बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। मतलब ये जो सीढ़ी है इसका लंबाई हमसे पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो O से P तक का ये जो डिस्टेंस है और O से R तक का ये जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीढ़ी है। एक बार सीढ़ी पे बिल्डिंग पे सीढ़ी ऐसे रखा गया था, सेम उसी को उलट के ऐसे रख दिया गया है दूसरे वाले बिल्डिंग पे। तो हम लोग मान लें कि ये x के इक्वल होगा, तो ये भी x हो जाएगा, बिकॉज x इज द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, तो हमसे लेंथ ऑफ द लेडर पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो अपने पास ट्रेंगल निकल के आ रहा है, इस वाले ट्रेंगल में हम लोग क्या करेंगे, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे ताकि अपने पास लेंथ ऑफ द लेडर निकल के आ जाए। ठीक है, हमसे लेंथ ऑफ द लेडर पूछा है पहला क्वेश्चन में, तो सेम वही वाला फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल OAP जो अपने पास है, ये वाला ट्रेंगल, इसको हम लोग x बोले थे और ये भी x हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द लेडर है। तो इस x को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे।
ठीक है। तो इस थीटा को अगर हम लोग एक्यूट एंगल एज्यूम करें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आते हैं। मतलब ट्रायंगल ओएपी में हमको लेंथ ऑफ द लेडर कैलकुलेट करने के लिए साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा क्यों यूज करना पड़ेगा ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर दिया है और हमको हाइपोटेनस निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे हमको साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमको टेन थीटा यूज करने से आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक क्वेश्चन में टेन थीटा ही यूज करना पड़ेगा। आपको अच्छे से देखना होगा कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको किस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको लेंथ ऑफ द लेडर निकालना था। तो इस ट्रायंगल ओएपी में लेंथ ऑफ द लेडर हाइपोटेनस है और हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो दिया है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, मतलब साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ओएपी में साइन थीटा यूज करेंगे। ठीक है। ट्रायंगल ओएपी में साइन थीटा यूज करेंगे और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है और साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो आप देख सकते हो पी का वैल्यू कितना है, एपी बाई ओपी हो जाएगा, पी बाई एच यानी एपी बाई ओपी। ठीक है, एपी बाई ओपी यानी साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एपी का वैल्यू कितना दिया है, एपी इज 12√3। एपी कितना है 12√3 डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू हम लोग एक्स माने हैं। एक बार मिला लो अच्छे से, पी बाई एच होता है यानी 12√3 बाई एक्स। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 12√3/x हो जाएगा, राइट। और यहां से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास लेंथ ऑफ द लेडर बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 12/x हो जाएगा। एंड यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज 24 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ द लेडर है, लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेडर को हम लोग x बोले थे, तो यहां पे भी हम लोग अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ये तो समझने के लिए था, तो इसको डस्ट कर देते हैं, इसको भी डस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग x बोले थे और x का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आ गया है, ये 24 के इक्वल निकल के आ गया है। ठीक है। तो ये हो जाए आपका 24 और ये भी 24 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये भी लेंथ ऑफ द लेडर ये अपोजिट वाले बिल्डिंग पे रखा गया है। ठीक है। तो ये 24 के इक्वल निकल के आया है। तो इसके सामने यहाँ पे लिख लो, ये 24 के इक्वल निकल के आया है, 24 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग y फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, मतलब हमसे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग y फ्रॉम O, मतलब जो बिल्डिंग y है उसका O से डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, बिल्डिंग y का हमसे O से डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो हमसे O से लेके A तक का ये लेंथ पूछ रहा है, बिकॉज ये जो लेंथ है यही क्या है, बिल्डिंग y का O से डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको चलो कुछ देर के लिए कुछ बोले क्या, चलो y बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं, ये जो वैल्यू है ये y मीटर के इक्वल है। y मीटर क्या है, बिल्डिंग y का O से डिस्टेंस है, मतलब लेडर से बिंदु y बिल्डिंग y का कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर तो था ही, यानी हमको परपेंडिकुलर पता है और हमको बेस निकालना है। यानी अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार और मेरे को टेन थीटा यूज करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, सेम ट्रायंगल OAP में ही अब हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो ट्रायंगल OAP में टेन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल OAP में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है और थीटा क्या, टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। ठीक है,
टेन थीटा इज पी बाई बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए पी बाई ओ ए हो जाएगा, ए पी बाई ओ ए, ए पी बाई ओ ए हो जाएगा। और टेन यहाँ पे थीटा 60 लिखो, और ए पी का वैल्यू हमको 12√3 दिया था, डिवाइडेड बाई ओ ए को हम लोग वाई बोल चुके हैं, और टेन 60 कितना होता है, दिस इज √3, यानी ये हो जाएगा 12√3 बाई वाई, और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास y का वैल्यू 12 के इक्वल निकल के आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा। और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग y फ्रॉम पॉइंट O, मतलब जहां पे सीढ़ी को रखा गया है सबसे नीचे वाले पॉइंट को, वहां से बिल्डिंग y का डिस्टेंस ये है, यानी इसको क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग y फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। तो इसको अपने वहां पे आंसर लिख लो, 12 मीटर के इक्वल मिला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मीटर। और यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, 12 मीटर हम लोग इसको निकाले हैं। अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग x और बिल्डिंग y के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहीं पे एक बार अच्छे से समझते हैं। बिल्डिंग x और बिल्डिंग y के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे सी ए किससे किससे बना है, सी ओ प्लस ओ ए से बना है, और अभी जस्ट हम लोग ओ ए का वैल्यू 20 के इक्वल, सॉरी 12 मीटर के इक्वल निकाले हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग CO का वैल्यू निकाल दें, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स हो जाएगा, मतलब CO और OA को हम लोग ऐड कर देंगे, तो अपने पास दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग CO को निकालने के लिए, ये जो अपने पास सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देख पाओ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये 45 डिग्री को देखो, तो ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस दिया है, मतलब हमको बेस निकालना है और हाइपोटेनस देना है, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको cos थीटा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तब अपने पास CO का डिस्टेंस निकल के आएगा, और अभी जस्ट हम लोग OA का डिस्टेंस निकाले हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो अपने पास लेंथ ऑफ द, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल COR में हम लोग cos थीटा यूज करेंगे, ट्रायंगल COR, ठीक है। ट्रायंगल COR में हम लोग cos थीटा यूज करेंगे, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री था, तो cos 45 इज इक्वल टू, cos क्या होता है, B बाई H होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B बाई H मतलब CO बाई OR हो जाएगा, ठीक है, CO बाई OR हो जाएगा, CO बाई OR हो जाएगा। और cos 45 को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई CO का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको CO ही रहने देते हैं, और OR का वैल्यू हमको पता है, ये लेंथ ऑफ द लेटर है जो कि x के इक्वल था, और x का वैल्यू 24 के इक्वल निकल के आया था, तो ये 24 हो जाएगा। एक बार मिला लो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो CO बाई OR हम लोग किए हैं, तो CO को CO ही रहने देते हैं, एंड उसके प्लेस पे 24 रख देंगे, बिकॉज वो लेंथ ऑफ द लेटर है। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो cos 45 कितना होता है, ये 1/√2 होता है, इज इक्वल टू CO बाई 24 हो जाएगा। तो CO का वैल्यू कितना आ जाएगा, CO इज कितना हो जाएगा, CO इज इक्वल टू 24/√2 हो जाएगा, CO इज इक्वल टू 24/√2। तो यहाँ से अब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √2/√2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 24√2/2, और यहाँ से ये कैंसल आउट होगा, तो यहाँ से CO इज इक्वल टू 12√2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास CO आ गया। अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स क्या है, CA है, तो CA इज इक्वल टू CO प्लस OA होगा, ठीक है। CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सी ए इज इक्वल टू सी ओ प्लस ओ ए हो जाएगा। और सी ओ का वैल्यू जस्ट हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, कितना है ये आप देख सकते हो, दिस इज 12√2। तो ये हो जाए आपका 12√2 प्लस ओ ए का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आया था, एक बार इसको भी चेक कर लो। जो ओ ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू ये अपने पास 12 के इक्वल निकल के आया था, ठीक है 12, ये अपने पास 12 के इक्वल निकल के आया था। तो यहाँ से आप 12 कॉमन ले लोगे तो ये √2 + 1 होगा। मतलब ये क्या है, ये सी ए है, और सी ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग एक्स एंड बिल्डिंग वाई। तो ये आपका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन बिल्डिंग्स, ठीक है। अब इस आंसर को आप उधर लिख लो, 12 इंटू √2 + 1 है, 12 इंटू √2 + 1, ये कितना है 12 इंटू √2 + 1 मीटर। दिस इज योर थर्ड आंसर। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस टाइप के केस बेस्ड सवाल को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपेयर टू जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन होता है उससे ज़्यादा ही आसान केस बेस्ड वाला टाइप होता है। बस इसको देख के डरना नहीं है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपके पास उसका सॉल्यूशन इजीली निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो कि सीबीएसई बोर्ड 2014 में ये पूछा गया सवाल है। तो इसको पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन ए रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज। मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हमको क्या दिया है, डिपेंडेंस कार फ्रॉम द एक टावर दिया है, ये तो मान लें कि ये एक टावर है, ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया है 150 मीटर टावर है, ठीक है। और ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, मान लेंगे वहां पे एक कार पार्क हुआ है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब टावर के सबसे टॉप से इस कार को देखा जा रहा है जो कि पार्क किया गया है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 डिग्री आपको दिया है। यहाँ पे पहले मार्क कर लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मतलब एक आपको टावर दिया है जिसका हाइट 150 मीटर है और ग्राउंड की एक पॉइंट सी पे एक कार को पार्क किया गया है। तो टावर के सबसे टॉप पे इस कार को देखा जा रहा है, मतलब टावर के सबसे टॉप से इस कार को देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री इक्वल आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज। तो टावर से ग्राउंड पे कितना दूरी पे ये कार पार्क किया गया ये हमको बताना है। मतलब हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये x के इक्वल होगा, x मीटर होगा डिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग x मीटर के इक्वल मान लेंगे और यही हमको निकालना है। तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है और ये आपको 30 दिया है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको क्या करना है, हमको बेस निकालना है और हमको परपेंडिकुलर पता है। मतलब परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग टेन थीटा को यूज कर देते हैं तो अपने पास एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन निकला। फटाफट से क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा यूज करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। दिस इज ए बी बाई बी सी, यानी 1030 इज इक्वल टू ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है जिसका वैल्यू 150 दिया हुआ है, एंड बी सी को हम लोग एक्स बोले हैं जो कि कार और टावर के बीच का डिस्टेंस है, तो ये एक्स हो जाएगा। 1030 इज 1/√3 इज इक्वल टू 150/x। तो अब यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x का वैल्यू है डेट इज
कितना हो जाएगा यहीं पे, चलो लिख लेते हैं या फिर उधर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 150√3 मीटर हो जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स फ्रॉम द टावर, डिस्टेंस ऑफ द कार, डिस्टेंस ऑफ द कार पार्क्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से कितना दूरी पे कार को पार्क किया गया है, ये उसका वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। तो अगर अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके बाद से उसको आप इजीली बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन, ये भी केस बेस्ड सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है एंड देन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है एंड देन हम लोग देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बोल रहा है टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। मतलब दो पोल हैं, दो बिजली का खंभा इलेक्ट्रिक पोल हैं जो दो ऐसे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है। तो एक ये मान लेते हैं कि ये पोल 1 है। ठीक है, पोल 1 है और ये पोल 2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये 40 मीटर के इक्वल है। आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है बोथ पोल्स आर सपोर्टेड बाय वायर्स अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ईच पोल्स टू द बॉटम ऑफ द अदर। मतलब जैसे पोल 1 है तो इसके सबसे टॉप से एक केबल को खींच करके पोल 2 के सबसे बॉटम पे कनेक्ट किया गया है और फिर पोल 2 के सबसे टॉप से केबल को एक वायर को खींच के पोल 1 के बॉटम पे कनेक्ट किया गया है ताकि इसको सपोर्ट मिले, सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, वायर अटैच फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच अदर। ठीक है, ए कपलिंग इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी। कपलिंग मतलब सिंपल होता है जहां पे दो केबल्स आके मिलते हैं उसको कपलिंग बोलते हैं। मतलब पॉइंट सी पे ये दोनों तार एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसको कपलिंग बोलते हैं। वेयर द टू वायर्स क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, तो ऐसा आपको फिगर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पोल्स हैं, दोनों 40 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं और एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के बॉटम पे तार को कनेक्ट किया गया है, फिर दूसरे पोल के टॉप से पहले वाले के बॉटम से तार को कनेक्ट किया गया है सपोर्टिंग मिलने के लिए, और पॉइंट सी पे दोनों तार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहां पे मिल रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इसको देखो, बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ए बी। मतलब हमसे ए बी का हाइट पूछा है, ए बी वाला जो पोल है उसका हाइट पूछा है। तो सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही वाला फिगर है, इसको हम लोग पोल 1 बोले थे। मतलब हमसे पोल 1 का हाइट पूछ रहा है। ये पोल 1 है और ये पोल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ए बी का हाइट पूछा है। तो इस वाले ट्रेंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले ट्रेंगल में यहाँ पे आपको एंगल 30 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द पोल 1, और वही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे बिकॉज हमको परपेंडिकुलर निकालना है और हमको बेस दिया है। तो ट्रेंगल ए पी बी में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। ट्रेंगल ए पी बी में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे और थीटा का प्लेस पे रखेंगे 30 डिग्री, यानी टेन 30 इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना होगा, ए बी बाई ए पी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बाई ए पी हो जाएगा, यानी टेन 30 इज इक्वल टू हमको ए बी ही कैलकुलेट करना है जो कि पोल का हाइट है बाई, तो ये हो जाए आपका ए बी बाई ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 40 हो जाएगा। और यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 40/√3 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 40√3 हो जाएगा। तो ये आपके पोल 1 का हाइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल 1। तो इसको अपने आंसर में मार्क कर लेते हैं, 40/√3 है।
यहाँ पे लिख लेते हैं 40/√3 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसको देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल PQ, मतलब हमसे पोल 2 का हाइट पूछा है। ठीक है, हमसे पोल 2 का हाइट पूछा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब आप इस वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखो। ठीक है, इस वाले ट्रेंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 60 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा यूज करेंगे, तो अपने पास सेकंड पोल का हाइट निकल के आ जाएगा। बिकॉज सेकंड ट्रेंगल के लिए ये आपका बेस फिर से हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा सेकंड पोल। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है और हमको बेस दिया है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा यूज कर लेंगे, तो अपने पास P का वैल्यू निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि इस सेकंड वाले पोल का हाइट ही है। ठीक है, तो ट्रेंगल APQ में फिर से हम लोग tan थीटा यूज करेंगे, ट्रेंगल APQ। ठीक है, ट्रेंगल APQ। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा देख लो, थीटा 30 दिया है, और tan थीटा क्या हो जाएगा, PQ/AP हो जाएगा, PQ/AP। ठीक है, ये 60 दिया है, PQ/AP हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 और PQ का जो वैल्यू है वही हमको कैलकुलेट करना है। तो PQ और AP का वैल्यू तो 40 दिया है, तो tan 60√3 होता है, और ये आपका PQ/40 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, PQ = 40√3 हो जाएगा। ठीक है, PQ = 40√3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, हाइट ऑफ पोल 2। ठीक है, एक बार इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले ट्रेंगल में हमको tan थीटा यूज करना पड़ेगा, तो PQ/40 = tan 60 हो जाएगा, PQ/AP = tan 60 हो जाएगा। एंड ठीक है, ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 40√3, तो इसको अपने आंसर में मार्क कर लेते हैं वहां पे 40√3, ये हो जाए आपका 40√3 मीटर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स PQ फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल AP इज, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, छूट गया है, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स PQ फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल AB इज 30 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BQ। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि जो AB वाला पोल है वहां से इस PQ वाले पोल को देखा जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा है, ये वाला वैल्यू 30 डिग्री निकल के आ रहा है। तो हमसे लेंथ ऑफ BQ का वैल्यू, मतलब हमसे ये वाला वैल्यू पूछ लिया है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल PQ, टॉप ऑफ द पोल PQ हम लोग किसको बोल रहे हैं, पोल 2 को, पोल 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल AB, मतलब ये पोल 1 है, इस 30 डिग्री, मतलब इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल PQ, मतलब AB वाले पोल से, मतलब पहले वाले पोल से दूसरे वाले पोल पे देखा जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री इक्वल आ रहा है। तो हमसे BQ का वैल्यू पूछा है, BQ का वैल्यू पूछा है, मतलब अपने पास ये जो ट्रेंगल निकल के आ रहा है, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में हमको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना होगा, तब अपने पास BQ का लेंथ निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग M बोल देते हैं, और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कुछ समझाना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है, इधर लिख ले क्या, यहाँ पे चलो लिखते हैं, आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल APMB है,
ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। और हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड होते हैं आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं, यानी यहां से जो AP होगा डेट इज पैरेलल टू BM होगा, और AP और BM आपस में इक्वल होगा, और ये 40 मीटर के इक्वल होगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब ये 40 है तो ये भी आपका 40 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो अपने पास ये वाला जो राइट एंगल ट्रेंगल आ रहा है ट्रेंगल BMQ, उसका हमको बेस पता चल गया अब, और इसका हमसे हाइपोटेनस पूछ लिया है। तो इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में हमको बेस पता है, हाइपोटेनस पूछा है, तो यहाँ पे हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना चाहिए, हमको cos थीटा अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज cos थीटा में बेस और हाइपोटेनस दोनों आता है, ठीक है। और ये बेस कैसे हम लोग निकाले हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल APMB जो है यह एक रेक्टेंगल हो जा रहा है, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं, इसलिए BM का जो लेंथ होगा डेट इज 40 मीटर, एंड BM क्या है, ट्रेंगल BMQ का बेस है, और हमसे क्या पूछा है, BQ का लेंथ पूछा है, और BQ इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अपने पास cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, तो ट्रेंगल BMQ में, ठीक है, हम लोग cos थीटा अप्लाई करेंगे, ट्रेंगल BMQ, ट्रेंगल BMQ, तो हम लोग cos थीटा के प्लेस पे 30 रखेंगे, और B/H होता है तो क्या हो जाएगा, ये B/H होता है, मतलब B/H मतलब BM/BQ हो जाएगा, BM/BQ ये हो जाए आपका BM/BQ हो जाएगा, ठीक है। तो cos 30 इज इक्वल टू BM का वैल्यू हमको 40 पता है, डिवाइडेड बाई BQ, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 इज कितना हो जाएगा, ये cos 30 आपका √3/2 होता है, ठीक है, और ये 40/BQ हो जाएगा, और यहां से आप BQ का वैल्यू निकालोगे तो BQ कितना हो जाएगा, 80√3 हो जाएगा, ठीक है, BQ इज इक्वल टू 80√3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, BQ का लेंथ आ गया। तो इस प्रकार से आप थर्ड पार्ट का भी आंसर निकाल दिए, कितना है, 80√3। ये जो आंसर इसका है 80/√3 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो केस बेस वाला टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत आसान होते हैं, बस जो आपको दिया है इंफॉर्मेशन उसको अच्छे से अगर आप पढ़ते हो और जो आपसे पूछा है तो उसको आप बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को दोबारा रिमाइंड करके अच्छे से सुनो, डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट रह जाता है, आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको अच्छे से देखेंगे, उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।